ने करा हो। आज सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहे, चूल्हों पे रोटी बनाने के लिए मजबूर हैं। ये गाजियाबाद की जनता मूर्ख नहीं है, बहुत अकलमंद है। 2027 में एक एक चीज का बदला भारतीय जनता पार्टी से लेगी। आपने यूजीसी के नाम पे इस देश में दो फाड़ कर दिए। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे दो फाड़ कर रहे हो, आप दलित और ओबीसी के बीच में दो फाड़ कर रहे हो, आप स्वर्ण और ओबीसी के बीच में दो फाड़ कर रहे हो। लोग फूट डालो राज करने के सिद्धांत पर चलते हैं, अहंकार में मद मस्त हो जाते हैं। अपने देश गांधी जी के सिद्धांतों पे नहीं, भगत सिंह के सिद्धांतों पे चलने वाला हो गया है। युवा जो है डेट में चंद्रशेखर आजाद को मानने वाला हो गया है, अपने हक की लड़ाई लड़ना भी जानता है और जो गलत निर्णय हुआ था उस निर्णय को वापस दिलाने का भी काम करता है। जब अगर यूजीसी की बात करूंगा तो यूजीसी के ही नेताओं ने, बीजेपी के हम लोगों ने ही जाकर के उसका विरोध किया था और उसको वापस दिलवाने का काम भी किया है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर वही कोई गलत हो रहा है तो उसका विरोध हम नहीं करते। हमें चाटुकारिता करनी नहीं आती है। हम जब कोई मरता है, हिंदू मुसलमान की दो फाड़ हम करते हैं, तरुण मरता है दिल्ली में, आप लोग मौन व्रत धारण कर लेते हो। सलीम पे हमला होता है, आप मौन व्रत धारण कर लेते हो। वही अगर कोई घटना किसी और व्यक्ति के साथ हो जाए और उसमें कोई व्यक्ति दूसरा हिंदू निकल जाए, आप लोग रोड पर आ जाते हो। यूजीसी एनआरसी इतना अच्छा कानून था, अगर वो आ जाता इसमें कई लोगों की छटनी हो जाती, जो देश विरोधी लोग यहाँ रह रहे हैं उनका भी नाश हो जाता, लेकिन आप लोगों ने ही उस चीज से उल्लंघन करा। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AIN न्यूज़ 1। खबरें तो हर दिन छपती हैं, लेकिन हर खबर के पीछे छुपा होता है एक बड़ा मुद्दा। आज हमारे आपके स्पेशल शो में स्वागत है। शो का नाम है मुद्दा रोज का। इस शो में हम स्पेशल लोगों से बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ दो शख्स स्टूडेंट से बातचीत करते हैं गाजियाबाद के विकास के मामले पर। सबसे पहले तो आशीष भाई, अब आप मुझे अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष शर्मा और भाजपा का पुराना कार्यकर्ता हूँ और गाजियाबाद में महानगर कार्यकारिणी युवा मोर्चा का सदस्य। सलीम भाई, एक बार आप भी अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं सलीम सैफी, कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जिला अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद से। आप दोनों का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। अब मेरा सवाल सबसे पहले आप दोनों से शुरू होता है। सलीम भाई, आप मुझे एक बात बताइए, गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन गढ़ कहने के बावजूद आज तक भाजपा ने गाजियाबाद को क्या क्या दिया है आपकी नजर में? आपका सवाल बहुत वाजिब है अन्नव भाई कि गाजियाबाद भाजपा का गढ़ है और भाजपा ने गाजियाबाद को क्या दिया है। नंबर एक, गाजियाबाद को भारतीय जनता पार्टी ने झूठ दिया है, फरेब दिया है, धोखा दिया है। गाजियाबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा प्रेम दिया है वोटों के माध्यम से, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इस गाजियाबाद की जनता को हाउ टैक्स 300% की वृद्धि, 400% की वृद्धि, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ठेली पटरी पर अपना रोजगार करते हैं गरीब लोग, उनको उजाड़ दिया, संडे मार्केट उजाड़ दी, और तो और गाजियाबाद की सड़कों का बुरा हाल है। पीने के लिए सोसाइटियों में भी अच्छा पानी नहीं है। मलिन बस्तियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ खोड़ा कॉलोनी है, दिल्ली के बॉर्डर पे, खोड़ा कॉलोनी में पीने के लिए पानी नहीं है और खोड़ा के लोग वर्षों से पानी की समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, राज्य में और गाजियाबाद में तीनों जगह सरकार है, लेकिन खोड़ा के लोगों की समस्या का निदान आज तक नहीं करा, सिवाय झूठ, फरेब और धोखा। ये तीन उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की गाजियाबाद के लिए है। ठीक है आशीष भाई, आपको क्या लगता है, आप सलीम भाई की बात से कितने सहमत हैं? विपक्ष में बैठ के हर व्यक्ति ऐसी बात करता है, इसमें कोई, अब मैं इसमें क्या ही कह सकता हूँ। जो अगर झूठ फरेब धोखा अगर बीजेपी ने दिया है तो वर्षों से बीजेपी ही क्यों यहाँ पे अपना झंडा गाड़े बैठी है। क्या बीजेपी ने हिंडन एयरपोर्ट नहीं दिया? क्या बीजेपी ने एलिवेटेड रोड नहीं दिए? या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे नहीं दिया? मेरठ बल्कि मेट्रो इन्होंने प्रपोज तो करी लेकिन बना नहीं पाए, वो भी मेट्रो भी बीजेपी ने दी। रैपिड का पूरा प्रोजेक्ट जो है अपना गाजियाबाद सबसे पहला
ऐसा जिला जिसकी शुरुआत हुई रैपिड रेल से, वो अपना बीजेपी ने दिया। अब आते हैं बात गंगा वाटर की, मैं मानता हूँ थोड़ा में थोड़ा विलंब हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि पूरे गाजियाबाद में गंगा वाटर ना आ रहा हो। गंगा वाटर कई क्षेत्रों में आ रहा है, जहां मैं रह रहा हूँ वहां भी आ रहा है। क्रिकेट स्टेडियम गाजियाबाद को मिला, वो भी बीसीसीआई अंतरराष्ट्रीय स्तर का, जो कि प्रपोज हो चुका है, उसका जो विवाद था वो भी सुलट चुका है, जिसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। उद्घाटन डीसी के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी ने किया था उसका, ठीक है। इसके अलावा नई सिटी हरनंदीपुरम जो है वो अपना गाजियाबाद में बनने जा रहा है। 61 गांव जो कि ग्रामीण विकास कहते हैं जिसको हम, जिसमें गांव का विकास हो रहा है। 61 गांव अपना जो है गाजियाबाद के एक्वायर किए गए हैं, जिसका लाभ सीधा सीधा गांव के किसानों को मिलेगा। यशोदा मेडी सिटी जैसे सेंटर, ठीक, जिसकी सारी सुविधाएं हमारे यहाँ पे आई हुई है, ये भी तो मात्र सरकार की ही देन है, ठीक। इसके अलावा माफियाओं का, गुंडों का नाश हुआ है, खत्म हुए हैं, ये इस चीज पर रोक लगाई है। इसमें मैं मानता हूँ इसमें माफिया वाले सब्जेक्ट में थोड़ा सपा को नुकसान हुआ है, या अन्य और भी जितनी भी सरकारें रही हैं जिन्होंने माफियाओं को समर्थन दिया उनका नुकसान हुआ है, लेकिन ये तो जनता की भलाई के लिए किया है ना। माफिया का रेट पूर्व में कितना था और वर्तमान में कितना है ये सभी को पता है। लोनी के साथ बागपत एक्सप्रेस वे पूरा आर पार जो बनाया है वो भी अपना माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, केंद्र सरकार के उसमें बनाया गया है, ठीक। जीडीए का भूखंड योजना, छोटी छोटी योजनाएं मैं बता रहा हूँ, जीडीए की जो भूखंड योजना जो कि नंदग्राम में बनाई गई है, ठीक, 14 साल बाद इस योजना को दोबारा शुरू किया गया, जिससे आम नागरिक 60 गज से लेके प्रति एक जितना मर्जी उतने वर्ग मीटर का अपना मकान ले सकता है, प्लॉट ले सकता है, ठीक। वो आवंटित डायरेक्ट जीडीए कर रहा है, ये भी योगी सरकार ने दिया है, ठीक। और ग्रेटर गाजियाबाद जैसी योजना का उद्घाटन हो चुका है, उसकी लिए सारी योजनाएं बन रही हैं, और आने वाले 2 से 3 वर्षों में आप देख सकेंगे ग्रेटर गाजियाबाद डेवलप होना शुरू होगा, धीरे धीरे गाजियाबाद स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ता चला आएगा, ठीक। इसके अलावा जो गाजियाबाद के ऊपर जिस तरीके की पिक्चरें बनती थी, जिला गाजियाबाद और न जाने कौन कौन सी, वो सारी गैंगवार के ऊपर बना करती थी, तो गुंडा गर्दी को खत्म करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। इसके अलावा दुधेश्वर नाथ मंदिर का जो कॉरिडोर बन रहा है वो बीजेपी सरकार बना रही है। एम्स सैटेलाइट सेंटर ये भी बीजेपी सरकार ने शुरू कर दिया है, उद्घाटन हो गया है इसका सितंबर 24 में रामलीला मैदान में, ठीक है। एमएसएमई की तरफ बढ़ावा हम लोग हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रेटर गाजियाबाद जो बनेगा, इससे बनने के बाद नगर निगम में इजाफा होगा। पहले नगर निगम 220 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आता था, आज की डेट में वो जब वो डेवलप हो जाएगा सारा, तब 300 स्क्वायर किलोमीटर की रडार में आएगा, तो उससे और भी डेवलपमेंट बढ़ेगा। और भी जो पिछले छोटे जो शहर हैं जहाँ, या छोटे कस्बे हैं, जो कॉलोनी है, जो गांव है, जब वो सब इस में आ जाएंगे तो उनका भी तो विकास होना तय है। और ये सब चीजें इन पे काम ना चल रहा हो तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन सभी पे सभी अधिकारी पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, ठीक। हिंडन नदी को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। डाटा सेंटर जो उद्घाटन हुआ है सीएल फैक्ट्री में, साइट 4 में, ठीक, कंपनी में, उसका भी उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया। क्या उससे रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा? आउटर रिंग रोड बना दी, जाम से निजात पाने के लिए राजनगर एक्सटेंशन डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। 61 गांव एक्वायर हो गए, और क्या चाहिए। अब बात करते हैं रेडी पटरी वालों की। भाई साहब, रेडी पटरी वालों को भी ये कहा गया था कि हम आपको अलग से एक जगह दे रहे हैं, एक मैदान दे रहे हैं, आप वहां पर ठेली लगा लीजिए। रेडी पटरी अगर किसी एक कॉलोनी, एक शहर में, एक क्षेत्र में लगती है, उस क्षेत्र में लगने के बाद अगर वहां से एम्बुलेंस पास हो जाए सीमित समय में, तो क्या एम्बुलेंस पास हो पाएगी? क्या मरीज की जान बच पाएगी? नहीं बच पाएगी। इसीलिए उनको एक स्पेशल अलग से जगह देने की बात करी गई थी, लेकिन वो उसके लिए राजी नहीं हुए, ठीक। और बताएं, और क्या जानना चाहते हैं? इतनी सारी चीजें मैंने बता दी। ये सब झूठ भी है, फरेब भी है, धोखा भी है, या ये सब बीजेपी कुछ दे ही नहीं रही है। तो सलीम भाई मुझे बताइए, देखिए आशीष ने तो बता दिया है कि तमाम चीजें गाजियाबाद की जनता को मिल रही है, क्रिकेट स्टेडियम भी मिल गया है और तमाम जितनी भी सुविधाएं हैं वो भी मिल रही हैं, मेट्रो की सुविधाएं भी गाजियाबाद की जनता पा रही है, फिर आप क्यों दुखी हैं? नहीं, आशीष जी ने नॉन स्टॉप बहुत लंबी तकरीर कर दी कि तैयारी गाजियाबाद अच्छी करके बैठे हैं मतलब। मैं तो सलीम जी धीरे धीरे भी कर दूंगा। क्या आशीष जी, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनाया था। आपको ये भी याद नहीं होगा कि साहिबाबाद चालू हुआ था भाई इंडस्ट्री साहब। कांग्रेस ने बनाया था। जिस सीएल की आप बात कह रहे हैं वो सीएल भी कांग्रेस की देन थी।
सीएल आपने कांग्रेस लाई, हिंडन एयरपोर्ट कांग्रेस लाया। क्या हिंडन एयरपोर्ट चालू हुआ था? क्या सीएल के अंदर जो चीजें चल रही थी वो उस तरीके से उसमें डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ? गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी संतोष यादव ने बनाया था। जिस मेट्रो बनाया। की आप कह रहे हैं कि चलो, योगी जी ने मेट्रो बना दी, मेट्रो का एक पिलर भी भारतीय जनता पार्टी और योगी जी ने खड़ा नहीं करा। आप तो कह रहे हैं 60 होगी, आदित्य जी ने खड़ा नहीं करा, भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा नहीं करा, लेकिन उद्घाटन तो उसने नहीं किया। गांवों की 6 गांवों की जमीन भी नहीं खरीदी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने। आप कह रहे हैं नंदग्राम में भारतीय जनता पार्टी ने एक भूखंड की योजना लॉन्च कर दी। भैया भूखंड की योजना लॉन्च नंदग्राम में करी है, नूरनगर खसरा नंबर 2 पे है। आपको जानकारी है उसका मूल्य क्या है? क्या आम आदमी खरीद पाएगा? आपने कहा कि योगी जी ने ये बना दिया, क्या बना दिया भैया? एक हॉस्पिटल का नाम बताइए। आपने यशोदा हॉस्पिटल का नाम बताया है। क्या यशोदा हॉस्पिटल में आप और हम इलाज करा लेंगे? क्या ये गाजियाबाद की जनता के लिए समर्पित है? ये पूंजीपतियों के लिए हॉस्पिटल है, 5 स्टार हॉस्पिटल है। आप बात करें एमएमजी जैसा हॉस्पिटल बताएं ना, कि आपने एक सरकारी सार्वजनिक हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट गाजियाबाद में योगी जी ने बनाया हो। 10 साल का शासन काल होने वाला है, 12 साल का देश के प्रधानमंत्री मोदी का हो गया। एक हॉस्पिटल का नाम बता दें आपने, जो जो सरकारी हॉस्पिटल गाजियाबाद में बना हो। एक विश्वविद्यालय का नाम बता दीजिए जो गाजियाबाद में विश्वविद्यालय सरकारी बना हो, जिसमें एक गरीब का बच्चा जाके पढ़ सकता हो। एक एक योजना का ऐसा नाम बता दीजिए जिसमें सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने गरीब लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराए हो। आप कह रहे हैं हिंडन एयरपोर्ट। भैया हिंडन एयरपोर्ट तो कांग्रेस की सरकार ने बहुत समय पहले बना दिया था। जब यहाँ था, जब कवि नगर और आपका साहिबाबाद इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र कांग्रेस ने डेवलप करा था, कांग्रेस ने बनाया था। आप 60 गांवों की बात कह रहे हो, कांग्रेस ने इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, कौशाम्बी, लाजपत नगर, नंदग्राम, लाजपत नगर, राजनगर, कवि नगर, नेहरू नगर, लोहिया नगर, ये सब कॉलोनी कांग्रेस ने बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई भी काम करा हो तो बता दीजिए। आपने तो एक इतनी लंबी रेल बना दी कि गाजियाबाद तो पूरा रेल बनाई है, तो ये रेल बीजेपी की ने तो बनाई है। खड्डे खड्डे एयरपोर्ट अगर बनाया था कांग्रेस सरकार ने, कहाँ है? चला क्यों नहीं वो? अब तक ऑपरेशनल क्यों नहीं हुआ? भयंकर जाम लगता है। नए बस अड्डे से लेकर लाल कुआं तक भयंकर जाम लगता है। हर बाजार में आप चले जाओ भयंकर जाम लगता है। आप कह रहे हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने दुनिया भर की योजनाएं निकाल दी, गरीबों को मकान मिल रहे, गरीबों को भूखंड मिल रहे। भैया 1 लाख रुपए पर मीटर में क्या आम आदमी खरीद लेगा प्लाट? 8,000 रुपए वर्ग मीटर है, पहली बात तो ये। दूसरी बात गलत गलत आशीष जी, आप गलत 8,000 रुपया पर मीटर योजना खोल लो जीडीए की, मैं आपको उसमें स्पष्ट दिखा रहा हूँ। 60 से 80,000 रुपए वर्ग मीटर से उसकी शुरुआत है। 8,000 रुपए मीटर अगर प्लॉट हुआ तो मैं आपके साथ पुस्तक गुलामी करूंगा। 8,000 नहीं बोला मैंने, 60,000 बोला है। 60 से 80,000 रुपए मीटर का। और दूसरी बात, कोई किसी को सारा पैसे एक साथ नहीं देना सरकार को। 60 मीटर का प्लॉट क्या एक गरीब आदमी खरीद सकता है? क्यों नहीं ले सकता, अगर उसके डॉक्यूमेंट पूरे और वो इसकी भरने के लिए सक्षम है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत EWS फ्लैट भी बनाए गए हैं। गोविंदपुरम में फ्लैट बने हुए, जनता फ्लैट। गरीब आदमी प्लॉट नहीं खरीद सकता तो फ्लैट दे सकता है? सरकार, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, बिल्डरों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। आम जनता को सिर्फ झूठ, फरेब, धोखा यही मिलता है। गाजियाबाद ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर टाइम दिया है, भरपूर सत्ता दी है, नगर निगम में बहुमत दिया है, केंद्र में राज्य में बहुमत दिया है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद की जनता को सिर्फ छला है, धोखा दिया है। ठीक है सलीम भाई, मुझे एक बात बताइए, आपने बीजेपी पर तमाम आरोप लगा दिए कि बीजेपी ने क्षेत्र में कुछ नहीं किया, फिर भी यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट क्यों नहीं जीतता है? क्यों मेयर नहीं बन पाते कांग्रेस के? क्यों अदर पार्टी यहाँ अपना गढ़ नहीं जमा पा रही है? समाजवादी पार्टी क्यों दूसरे तीसरे नंबर पर रह जाती है? कांग्रेस क्यों तीसरे नंबर पर रह जाती है? जब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा दिया है, फरेब किया, सब कुछ किया है, लेकिन क्यों फिर अन्य राजनीतिक पार्टियां यहाँ अपने गढ़ क्यों नहीं जमा पा रही है? 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है। एक तरफ हो सकती जो पूंजीपति कैंडिडेट थे, राज्य और केंद्र सरकार पूरी सहायता कर रही थी, उसके बावजूद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डोली शर्मा को 5,17,000 वोट मिली हैं। क्या इस गाजियाबाद की जनता ने 5,17,000 वोट नहीं दिए हैं?
क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो हार जीत का मार्जिन रहा वो बहुत कम मात्रा में नहीं रहा है? इस धोखे, हाँ, एक तरफ धन बल और दूसरी तरफ सिर्फ हम और हमारा नेता राहुल गांधी संविधान की दुहाई दे रहे थे कि हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब गाजियाबाद की जनता ने हमें 5,17,000 वोट दिया। ऐसा नहीं है, गाजियाबाद की जनता समझ चुकी है। पिछले 11-12 साल केंद्र के और 10 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के सब चीज, इनके धोखा, इनका फरेब, इनके झूठ को सब समझ। 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट गाजियाबाद से नहीं जीतेगी। अब देखिए आशीष भाई, सलीम भाई ने तो ऐलान कर दिया है कि गाजियाबाद भाजपा का गढ़ है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीतेगी। शर्त लगा सकता हूँ, अगर कांग्रेस एक भी सीट निकाल दे गाजियाबाद की, किसी भी विधानसभा की, सीट जीती थी गाजियाबाद से। गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभा में कितनी सीट 2012 में जीती थी? अरे तो 2012 के बाद की बात कर रहा हूँ ना। 2012 में चलो मैं मानता हूँ एक सीट निकाल ली, 2 सीट निकाल ली। हम 2027 कर रहे हैं। अगर काम नहीं किया होता तो इतने वर्षों तक हम भी ना रुके होते। आपकी सरकार आई गई और गई, वहां पे तो हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता गया, लेकिन हमें हिला के दिखाओ ना। आप हम बैठे हैं ना 2014 से यहाँ पे, आप हमें हिला के दिखा दो, मान जाएंगे। काम ना किया होता तो तब तक हमें जनता वोट क्यों देती? नहीं होता आशीष भाई, जनता ही जिताती है और जनता ही हराती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता 2012 में आपको जिताया तो था जनता ने, क्या उखाड़ लिया आपने? क्यों नहीं जीते 2017 में? के लिए क्यों नहीं जीते? 2014 के लोकसभा इलेक्शन क्यों नहीं जीते आप? 2012 में आपको बनाया तो था जनता ने, अब जीत लो ना, आगे जीत लेना। नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने करा है, शायद ही किसी सरकार ने करा हो। आज सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहे, चूल्हों पर रोटी बनाने के लिए मजबूर हैं। ये कस्टमर केयर काम नहीं कर रहे। एक सिलेंडर के लिए सुबह से 4-4 बजे से लोग लाइनों पर लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि देश में सिलेंडर की कमी नहीं है। अरे भाई झूठ बोल, इस जनता ने ही आपको केंद्र में और राज्य में सरकार सौंपी है, यही जनता आपको। ये लोग सिलेंडर के लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ गैस सप्लाई हो रही है प्रत्येक नागरिक। मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ से अभी कॉल करता हूँ, अगर ना लगा ना इंडियन का नंबर या किसी भी गैस एजेंसी का, तो आप जो कहोगे मैं वो हार जाऊंगा। तो आज पाइप लगा के लोग नाले से गैस ले रहे हैं, नहीं कह रहे हो नाले से गैस मिल रही है। राजनीतिक पार्टी से प्रभावित है, जो सिलेंडर के लाइनें लगी बड़ी लंबी लंबी। कौन कहाँ लग रही है लाइनें? मुझे दिखाओ ना। मैं यहाँ रह रहा हूँ लाजपत नगर में, मेरे सामने राजेंद्र नगर में एजेंसी है, श्याम पार्क एक्सटेंशन में एजेंसी है। कम से कम 1 लाख से ऊपर यहाँ पर फ्लैट जो है बने हुए हैं। न जाने लगभग इसी क्षेत्र के आसपास में अगर बताओ 50,000 से ज्यादा जनता यहाँ पे वास कर रही है। एक भी जनता कोई सी भी गैस एजेंसी पे जाकर के खड़ी नहीं हो रही है सिलेंडर लेके। सिलेंडर की जो डिलीवरी देने वाला है बंदा, वो जाकर के घर का डिलीवरी देकर के आ रहा है। मैं कैसे मालूम लाइन लगी हुई है? ये तो घोटालाबाजी हवाबाजी जो कर रहे हैं ना, ये हमने नहीं करा कभी भी। इनको हर चीज में नजर आती है। ऐसे इनके नेता हैं, ऐसे ये होते जा रहे हैं। इनकी मानसिकता देश विरोधी हो चुकी है। देश विरोधी मानसिकता वाली क्या बात है इसमें? आप कोई नेता का सवाल ना पूछे, देश विरोधी कैसे हो जाएगा वो? योजना जितनी भी पास होती है, आयुष्मान योजना पास हुई थी, आयुष्मान योजना से आदमी जाता है, ये शुद्ध मेडिसिटी काम करता है। 5 लाख तक का इलाज उसमें मुफ्त दे रखा है सरकार ने। क्यों नहीं में होता? उसका इलाज नहीं होता। चाहे वो देखती है सरकार की, हिंदू है कि मुसलमान है, उसी को आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। श्रमिक कार्ड बने, क्यों बने? किसके खाते में 2,000 रुपए नहीं आ रहे? जिनके खाते में आ रहे हिंदू और मुसलमान, पता है उसको कौन है? जिस प्रकार कोरोना में देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया ये कह रहे थे कि गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, उसी प्रकार आज कह रहे हैं कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। कोरोना में कितने लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, इलाज के अभाव में मरे, लेकिन ये निर्दयी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी। इसका भी जवाब देता हूँ, कोरोना में जो लोग मरे उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया प्रॉपर, वो डॉक्टरों की गलती से मरे हैं। और दूसरी बात, ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई शॉर्टेज नहीं थी। आप जैसी मानसिकता के लोगों ने सिलेंडर ब्लैक करके अपने पास रख रखे थे। मांगनी चाहिए थी कि अगर सिलेंडर की कमी हो रही है, एलपीजी की कमी हो रही है, तो केंद्र सरकार माफी मांगती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, कमी नहीं है। कितने इंडियन की वीडियो वायरल हो चुकी है, इंडियन गैस एजेंसी के लोगों ने अपनी पूरी सप्लाई दिखा चुकी है। वो ये कहते हैं हमारे पास पूरा स्टॉक है, फुल डिलीवरी दे रहे हैं।
HP की वीडियो आ गई है, और किसकी बताऊं आपको, भारत गैस की वीडियो आ गई है। आप सोशल मीडिया यूज करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि सबने अपने सोशल मीडिया चैनल पर ये वीडियो पोस्ट कर रखी है। हमारे पास सिलेंडर की कोई शॉर्टेज नहीं है, और तो और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन लोगों को भी कोई शॉर्टेज नहीं है। जिसने सिलेंडर बुक करा है उसको सिलेंडर दिया जा रहा है। बुकिंग नहीं हो रही। कौन कह रहा है बुकिंग नहीं हो रही है? आपके घर अगर सिलेंडर चलता है तो आपके घर में एक सिलेंडर की तो बुकिंग होगी। अब एक आदमी को 10 सिलेंडर कहां से ला के दे भाई? स्थिति गंभीर है, इस बात को आप भी मान रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पास गैस की शॉर्टेज हो रही हो। ताकि जनता ये माने झूठ में भी कि कुछ तो सच होगा। इन भारतीय जनता पार्टी वालों का ये एजेंडा है, ये पता ना कहां से सीख के आए हैं कि एक झूठ को बड़ा बोलो, इतना बड़ा बोलो, जनता ऑटोमेटिक सोचने में मजबूर हो जाए कि इसमें कुछ ना कुछ तो सच होगा। ये झूठ फरेब, राहुल गांधी 1 लाख रुपए और ये युवा की खाते में आएंगे, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, आलू डालो मशीन से सोना निकलेगा, ऐसे झूठ बोलते हैं। पोत्री के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, लेकिन इनकी महापौर उत्तर प्रदेश सरकार ने हाउ टैक्स को कम करने का प्रयास नहीं करा, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जनता को धोखा देने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में चले गए। अरे भाई, जब नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और महापौर निर्णय लेगी, बोर्ड में मीटिंग में प्रस्ताव पास होगा, आपने बजाय निगम के बोर्ड में प्रस्ताव रखने के आप माननीय उच्च न्यायालय में याचिका डाल दी। क्या इस गाजियाबाद के जनता को आप मूर्ख मानते हो? ये गाजियाबाद की जनता मूर्ख नहीं है, बहुत अकलमंद है। 2027 में एक एक चीज का बदला भारतीय जनता पार्टी से लेगी। आपने यूजीसी के नाम पे इस देश में दो फाड़ कर दिए, आप हिंदू मुसलमान के नाम पे दो फाड़ कर रहे हो, आप दलित और ओबीसी के बीच में दो फाड़ कर रहे हो, आप स्वर्ण और ओबीसी के बीच में दो फाड़ कर रहे हो। भैया, ये भारत एक है और एकता में अनेकता। ये भारत का हर नागरिक भारतीय है, लेकिन आप लोगों की राजनीति ही फूट डालो राज करो के सिद्धांत पर चलती है। लेकिन ये देश की जनता समझ गई, ये देश गांधी जी का है, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना, गांधी जी के नियमों को मानने वाला है। वो लोग फूट डालो राज करने के सिद्धांत पर चलते हैं, अहंकार में मद मस्त हो जाते हैं। अपने देश गांधी जी के सिद्धांतों पे नहीं, भगत सिंह के सिद्धांतों पे चलने वाला हो गया है। युवा जो है आज की डेट में चंद्रशेखर आजाद को मानने वाला हो गया है, अपने हक की लड़ाई लड़ना भी जानता है, और जो गलत निर्णय हुआ था उस निर्णय को वापस दिलाने का भी काम करता है। जब अगर यूजीसी की बात करूंगा तो यूजीसी के ही नेताओं ने, बीजेपी के हम लोगों ने ही जाकर के उसका विरोध किया था और उसको वापस दिलवाने का काम नहीं किया है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कहीं कोई गलत हो रहा है तो उसका विरोध हम नहीं करते। हमें चाटुकारिता करनी नहीं आती है। हम जब कोई मरता है, हिंदू मुसलमान की दो फाड़ हम करते हैं, तरुण मरता है दिल्ली में, आप लोग मौन व्रत धारण कर लेते हो, सलीम पे हमला होता है, आप मौन व्रत धारण कर लेते हो। भाई, अगर कोई घटना किसी और व्यक्ति के साथ हो जाए और उसमें कोई व्यक्ति दूसरा हिंदू निकल जाए, आप लोग रोड पर आ जाते हो। यूजीसी एनआरसी इतना अच्छा कानून था, अगर वो आ जाता उसमें कई लोगों की छटनी हो जाती, जो देश विरोधी लोग यहाँ रह रहे हैं उनका भी नाश हो जाता। लेकिन आप लोगों ने ही उस चीज से उल्लंघन करा, आप लोगों ने ही उनको समर्थन दिया जा करके। पैसे वाले लोग, जो लोग आप लोगों में हैं, वो लोग जाकर के ऐसे ही को फंडिंग करते हैं, ऐसे लोगों को, तबलीगी जमात जैसे लोगों को फंडिंग करते हैं। तबलीगी जमात क्या है? द्वारा बनाया गया, उसी से हमारा देश चलेगा, उसी से न्याय मिलेगा। आप एक पक्षीय कार्रवाई करते रहो, आप यूजीसी के नाम पे स्वर्ण और ओबीसी को अलग अलग कर दो, हिंदू मुसलमान के नाम पर अलग अलग कर दो, लेकिन ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को एक संविधान दिया है, उस संविधान के न्याय। फाउंडिंग पर्सन जो मेंबर थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। किस समाज से आते थे? अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? किस समाज से आते थे जी? आज की डेट में देश की राष्ट्रपति कौन है? किस समाज से आती है? बीजेपी कौन कह रहा है कि फाड़ करने का काम कर रही है? अगर बीजेपी फाड़ करने का काम कर रही है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वहां पे राष्ट्रपति की माननीय राष्ट्रपति कैसे बना दिया गया? ठीक उससे पहले जो रामनाथ कोविंद जी थे, हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति, वो कौन से समाज से आते थे? अटल बिहारी वाजपेयी कौन से समाज से आते थे? भाजपा तो समस्त लोगों को एक तरफ एक राह चलने के आदेश देती है, देश प्रेम की राह पर। ये काम आप लोग करते हैं।
आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम कर करके मुसलमानों को बढ़ावा दे करके दंगे पैदा करवाए। आप लोगों ने शाहीन बाग में हरकतें करवाई। आप लोग ही इस चीज के गुनहगार हैं। जब दिल्ली में तरुण जैसा व्यक्ति मरता है, उसके समर्थन में क्यों नहीं उतरते हैं आप लोग? तरुण के साथ जो हुआ वहां क्यों नहीं उतरते हैं? जब पकड़ा है तब तो हाथ के बोल टूट गए थे। आशीष भाई, एक मिनट, मेरा लोकतांत्रिक दोनों से तरीके से आपको अधिकार है। दोनों से आपकी मैं बात कहना वकालत चाहूंगा। नहीं चलेगी। आप जो कहे वो सही, दूसरा कहे वो गलत। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर नागरिक को अधिकार है जिस सवाल बात को आप कहेंगे मैं उस बात को खंडन करूंगा। सलीम जी, एक मिनट दोनों सुन लीजिए। हमारा जो मुद्दा है, देखिए ये तो हिंदू मुस्लिम जो डिबेट चलते लंबी चली जाती है, हमारा मुद्दा है गाजियाबाद के विकास का। आशीष, मेरा आपसे सवाल एक ये है, अगर किसी पर्सन को इंदिरापुरम से राजनगर एक्सटेंशन जाना है, उसके पास क्या सुविधा है? एलिवेटेड रोड है ना, पैदल चल के जाएगा? एलिवेटेड रोड से वो सीधा अपने वाहन से भी जा सकता है, ओला उबर से जा सकता है, ऑटो से जा सकता है। मुझे आप एक बात बताइए, अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रामीण सेवा आज तक शहर में कई बार मुद्दे उठ चुके हैं, साहिबाबाद में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, कितनी बड़ी विधानसभा है साहिबाबाद। अगर आपको इंदिरापुरम से कोर्ट आना है तो आपको ई रिक्शा 2 या 3 बार चेंज करनी पड़ेगी। आपके पास ओला ऑप्शन है, रैपिडो ऑप्शन है, लेकिन जो ग्रामीण सेवा जो ऑटो सेवा है वो आज तक इस रूट पे क्यों नहीं चल पाई? कहां तक? जितनी भी ग्रामीण सेवा होती है, चलिए एक बार आप समझा दीजिए, आप तो उसी क्षेत्र से आते हैं। आपकी आवाज मंदी और तेज हो रही है, उसमें मेरे को क्लियर नहीं आ रहा है। मेरा सवाल आपसे, सलीम जी आप बताइए एक बार। जी, मैं गांव से बिलोंग करता हूं और हमने गाजियाबाद में शिक्षा हासिल करी थी। हम 9 से 12 तक हमने गाजियाबाद हम पढ़ने जाते थे। सन 84-85 की बात बता रहा हूं। हमारे लिए गाजियाबाद जाने के लिए कांग्रेस ने डाबर से बस संचालित की थी। उसके बाद NH-24 जो कांग्रेस सरकार ने बनाया था, NH-24 पे बस का संचालन करा था। हम बस के द्वारा कलेक्ट्रेट भी जाते थे, MMH कॉलेज भी जाते थे, हम हॉस्पिटल भी जाते थे, बहुत अच्छी सुविधाएं थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण नागरिकों के लिए कोई भी ग्रामीण परिवहन की कोई भी व्यवस्था नहीं की। कहां ग्रामीण क्षेत्र में कहां रैपिड मिलेंगे, कहां मोटरसाइकिल से आदमी धक्के खाएगा? आप बताओ। अभी भैया ने बता दिया कि अगर रेलवे स्टेशन जाना है तो एलिवेटेड रोड पर चढ़ जाओ। अरे भैया, एलिवेटेड रोड राजनगर एक्सटेंशन जाता है, वो रेलवे स्टेशन नहीं जाता। रेलवे स्टेशन जाने के लिए ट्रांस इंडियन अगर राजनगर एक्सटेंशन जाना है तो वहां के लिए बोला था उन्होंने, तो इंदिरापुरम से राजनगर की कनेक्टिविटी एलिवेटेड आती है। परिवहन की व्यवस्था का नाम आप बताओ कि ट्रांस इंडियन वैशाली से इंदिरापुरम से रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऐसी क्या व्यवस्था है कि आदमी उस व्यवस्था का लाभ लेते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाए। लेकिन आपने तो बता दिया ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बताते हैं ना, उसी तरह आपने रेलवे स्टेशन पर जाना था, एलिवेटेड रोड पर चढ़ जाओ, वो सीधा रेलवे स्टेशन है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि आपके पास कोई वाहन नहीं है और आपको कहीं जाना है, आप इस आज की स्थिति में, आज की स्मार्टनेस के अनुसार आपके पास मोबाइल भी है, सब कुछ है, आप किस चीज का उपयोग करोगे? अरे भैया, करोगे, ऑटो का करोगे, व्हीकल पकड़ोगे? अगर आप गवर्नमेंट वाहन भी पकड़ दो, क्या वो आपको आपके गंतव्य स्थल तक पहुंचाएगी? नहीं पहुंचाएगी। इलेक्ट्रिक की चल रही है, कैसे चल रही है जी? में कर दी थी। NH-24 NH-58 पे हर आध घंटे में बस की व्यवस्था थी। हम 85 पढ़ने जाते थे, आज भी है और वो व्यवस्था को और सुधार कर दिया गया है। बस में हमसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता था, क्योंकि हम स्टूडेंट थे, हम पढ़ने वाले बच्चे थे। इसलिए हमारे लिए एक विशेष पढ़ने वाले बच्चों के लिए राज्य सरकार ने विशेष आदेश जारी कर रखा था कि पढ़ने वाले बच्चों से किराए के नाम पर एक भी पैसा नहीं लिया जाए। आज आप बताओ ना कि ऐसी क्या व्यवस्था गाजियाबाद में है कि मुरादनगर मोदी नगर से आने वाला एक व्यक्ति वो सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाए, MMG हॉस्पिटल पहुंच जाए। और भैया सुनो, MMG हॉस्पिटल भी कांग्रेस सरकार ने बनाया था। उसके बाद गाजियाबाद में एक भी सरकारी दूसरा अस्पताल नहीं बना। और कोरोना के बाद तो गाजियाबाद के अंदर लगभग हर विधानसभा में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था।
लेकिन आपको सिर्फ उसका सेंटर बन रहा है, उसका उद्घाटन हो गया है, वो लोगों के इलाज के लिए ही हुआ है। और भैया आपने दूसरी तो उद्घाटन ग्रेटर करते रहे राज्य तो मत बन रहा है, उसमें न जाने 2 से 3 आया सरकारी अस्पताल बनाने की योजनाएं हैं। पर आया अरे या वो सिर्फ देखिए आशीष भाई, कलीम भाई ने कहा है कि आपकी जो योजना है सिर्फ कागजों में ही रह गई, धरातल पर क्या आया है? स्टेडियम की आपने बात करी, स्टेडियम की आपने कागजों बात पर करी। अगर आ गई है तो क्या धरातल पे आने में कितना समय लगता है भाई? उसके तो प्रोसीजर से वो तो कंप्लीट होंगे ना। एलिवेटेड भी तो कागजों में था, आ गया ना धरातल पे। रैपिड भी तो कागजों में था, आ गया ना धरातल पे। प्रधानमंत्री भी तो कोर्ट में थे, आ गए ना धरातल पे। हर चीज में समय लगता है, प्रोसीजरल तरीके से हम लोग काम करने वाले लोग हैं। आशीष जी, इनकी तरह पहली मुंह उठा के हाउस नहीं बना देते। आपकी सरकार ने नहीं बनाया एलिवेंटेड रोड। एलिवेंटेड रोड किसी और सरकार ने बनाया, 2 साल की अवधि में बनाया, 2.5 साल में जनता के लिए समर्पित हो गया, जनता का आवागमन हो गया। दिल्ली टू गाजियाबाद। आप कह रहे हो कि एलिवेंटेड रोड हमने बनाया, हिंडन एयरपोर्ट हमने बनाया, सीएल कंपनी हमने बनाई, बीएल कंपनी हमने बनाई। आपने केवल और केवल ठेका दे दिया ठेकेदार को, ठेकेदार ने कमीशन ले लिया, नक्शा गलत बना दिया, जो करना था कर लिया, उसका पूरा सुधार करके सारा काम बीजेपी की सरकार ने करने का किया है। देश भी ठीक है, आजाद बीजेपी ने कराया। 2014 से पहले देश देश था ही नहीं, 2014 के बाद देश बना है। 2014 में ही कंपनी बनी, माफियाओं को 2014 में सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, मदन भैया जैसे गुंडे हुआ करते थे, और न जाने किस किस प्रकार के लोग रहते थे। एक बात मिनट, आशीष आशीष केंद्र में आई है। हमारे तो मदन भैया का नाम लिया, लेकिन मदन भैया जो विधायक है वो तो आपकी पार्टी के साथ अलायंस में है। मदन भैया आज की तारीख में, जो पहले उनका दौर हुआ करता था, लोग उनसे भी बहुत ज्यादा खौफ खाते थे। और मदन भैया से कोई रिलायंस नहीं है भैया, वो केवल जैन चौधरी जी से, वो उनकी पार्टी के विधायक है। वो जैन चौधरी जी ने उनको मौका दिया, बीजेपी ने नहीं दिया, ना बीजेपी उनको लेकर के आई है। अब अलायंस में अगर बदमाश को टिकट देगा तो बीजेपी ने ऑब्जेक्शन भी तो नहीं उठाया ना। आप खुद ही कह रहे हो कि खौफ था कभी, लेकिन बीजेपी तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया इस चीज के लिए। समाजवादी से राय इन्होंने किसको, हमने तो टिकट नहीं दिया ना। मुख्तार अंसारी कौन कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ चुका है, तो भाई आप ये मुझसे बताओ किस आप। सवाल हो जिसमें कुलदीप सेंगर जैसे विधायक हों, आप नैतिकता की भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे हो? तो है ना कुलदीप भारतीय सिंह का, आप सिद्ध ना कर पाए थे। कोई शब्द ही नहीं है। अगर नैतिकता होती, ब्रजभूषण का इस्तीफा होता, कुलदीप सेंगर को पार्टी से बाहर निकालते। लेकिन यहाँ नैतिकता की कोई बात ही नहीं है। एप्स्टीन फाइल अभी आपने सुना हो, बिल्कुल, साहब का नाम आ रहा है, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? हम तो राहुल गांधी एंटोनिया का भी आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप लिस्ट निकालोगे, का भी आ रहा है उसमें। बलात्कार के, हत्या के, डकैती के कितने मुकदमे दर्ज हैं। आप इनसे नैतिकता की बात कर रहे हो? अरे जो आदमी, जो पार्टी झूठ बोलती हो और झूठ भी बड़ा बोलती हो, उनके नेताओं में नैतिकता होगी? आप बताओ ना, किसने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है? इस भारतीय जनता पार्टी के किसी एक हमारी बहादुर गांधी अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की बात कर रहे हैं, और मुझे ये बताइए बीजेपी में गुंडा कौन है, माफिया कौन है, किसने किसकी जमीन हड़पी, किसने किसको मरवाया? सनी भाई एक मिनट, इस सवाल से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। आपने तमाम चीजें बता दी कि बीजेपी फीता काट रही है, गुंडागर्दी, रेप सब इनकी पार्टी में है। मेरा जो सवाल आपसे ये है, 2014 के बाद से विधानसभा चुनाव, 17 में विधानसभा चुनाव हुए यूपी में, 22 में हुए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहाँ है इन चुनावों में? जब आप कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी खराब पार्टी है तो जनता इनको क्यों चुन रही है? भैया जनता नहीं चुन रही, ये धनबल, कूट, सांप्रदायिक ईवीएम खरीद तो के नाम पर ये चुनाव के आ रहे हैं। इन लोगों ने समाज के अंदर इतना द्वेष भर दिया है, इतना वेग भर दिया है, इतना जहर भर दिया है कि लोग ना शिक्षा की सोच रहे, ना चिकित्सा की सोच रहे, ना सुरक्षा की सोच रहे। वो नहीं जी, हर घर मोदी, हर हर मोदी, धड़ाधड़ वोट, धड़ाधड़ वोट। देश की जनता तो अब समझ रही है, अब जब आंख खुली है कि ये लोग तो कुछ नहीं सोच रहे, इसके मतलब लोगों को बेवकूफ बता रहे हैं आप। और सिर्फ धोखा दे रहे हैं, उन्हें झूठ और उन्हें गुमराह कर रहे हैं झूठ बोलकर। वो अब समझ रहे हैं 2027 में इसी उत्तर प्रदेश में जहां हम और आप बैठे हैं भाई, इस गाजियाबाद, जो गाजियाबाद दिल्ली की सीमा से लगता हुआ है, और ये गाजियाबाद पूरे उत्तर प्रदेश को पैगाम देगा। आप देखना,
इनका सुपड़ा साफ होगा। 5 में से एक भी अगर इनका विधायक जीत जाए, उत्तर प्रदेश में 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनेगी। और जिन इन लोगों के द्वारा जितने भी जनता के खिलाफ कुकर्म करे गए हैं, इन लोगों ने जितने भी अनैतिक काम करे हैं, गठबंधन सरकार एक एक की जांच कराएगी और संविधान के दायरे में लाकर इन्हें सजा दिलाएगी। सपने बहुत अच्छे होते, सुहाने होते, धरातल पे कुछ कर लो, भ्रम में मत जियो। संविधान आज आप पुस्तक को जेब में रख करके नहीं घूमा जाता है। उत्तर प्रदेश के मनरेगा श्रमिकों को उनके 2 महीना से वेतन नहीं मिला, वो बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ब्लॉक हो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका भुगतान नहीं मिल रहा। आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की आवाज उठाने के लिए जिला मुख्यालय पे ज्ञापन दिए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखाया कि आप श्रमिकों की तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे, उनका पारिश्रमिक क्यों नहीं दे रहे। सलीम भाई, अब मेरा एक आपसे आखिरी सवाल इस तरफ बढ़ता है, मैं कुछ विधायकों के नाम लूंगा और फिर आप बताना वो विधायक का उनका प्रभाव कैसा है अपने विधानसभा क्षेत्र में। इनका भैया आवाज नहीं आई। मैं कुछ विधायकों के नाम लूंगा आपके सामने, आप उनके नाम से बता रहा हूं कि विधानसभा में कितना प्रभाव है, उनको उनके बारे में आप क्या जानते हो अपने विधायक के बारे में। सबसे पहले सुनील शर्मा से शुरुआत कर लेते, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में। उनका कोई भी योगदान साहिबाबाद विधानसभा के लिए नहीं है। खोड़ा की जनता पिछले 5 साल से 6 साल से पानी के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। आप आइए मेरे साथ। आपने कहा कोई योगदान नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तो वो जीते हैं, योगदान होना हो। अरे भैया एक बात बताइए, आप भी किसी ना किसी के झांसे में आ जाते हैं, तो 2022 में साहिबाबाद विधानसभा की जनता इन झूठों के झांसे में आ गई, इसलिए वोट दें। आप जाके देखिए, खोड़ा की जनता त्राहिमाम कर रही है, पानी नहीं है, पानी की वजह से खोड़ा से पलायन कर रहे हैं लोग। 5-5 लाख का बोर होता है वहाँ। सुनील शर्मा जो आपके गाजियाबाद महानगर के जो विधायक हैं, उनके बारे में क्या, संजीव शर्मा जो हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपने मुझसे पूछा है? आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, इनके पास तो बाद में आऊंगा, पहले आपका पक्ष जान लूं मैं। संजीव शर्मा जी अभी उपचुनाव जीत के विधायक बने हैं, लेकिन उन्होंने अभी गाजियाबाद के लिए कोई विशेष योगदान नहीं दिया। आज भी लाइन पार क्षेत्र, सदर विधानसभा, शहर विधानसभा का लाइन पार क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की उपेक्षा का शिकार है, गंदगी का अंबार है। आप लाइन पार क्षेत्र की स्थितियां देखें, वहां की जनता इन लोगों को धिक्कार रही है। कोई विशेष योगदान संजीव शर्मा जी का नहीं है। नहीं है। आपको क्या लगता है कि संजीव शर्मा एक्सीडेंटल विधायक है? जी, क्या आपको लगता है संजीव शर्मा एक्सीडेंटल विधायक है, अचानक से बने हुए विधायक है? अचानक से बने हुए विधायक हैं। ठीक है, ऐसी कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, कोई जनता के लिए कोई उनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है। ये तो सिर्फ जो एक टेरर चल रहा था, एक डर चल रहा था उपचुनाव में, उसके टेरर के कारण ये चुनाव जीत गए, बन गए माननीय विधायक। ठीक है, अजीत पाल त्यागी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अजीत पाल जी ने कुछ हल्का फुल्का मुरादनगर विधानसभा में काम करा है और विशेषकर ग्रामीण में, लेकिन उनकी भी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव जीत गए, मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत गए। और अब आपको सारी चीज बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ के कारण जनता गुमराह होगी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिता दिए। ठीक है, लोनी वाले नंदकिशोर गुर्जर के क्या हाल है? वो तो आपको बेहतर पता है, लोनी क्वेटा बन गई। लोनी में इतने गहरे गहरे हैं, वो तो क्वेटा, वहां की सड़कें क्वेटा हैं। वहां कह रहे हैं जी वो पेरिस की तरह आदमी फिसलेगा से और सीधा फिसलता हुआ मंडोला पार कर देगा। इतना विकास लोनी में माननीय नंदकिशोर गुर्जर है कि लोनी जापान और बीजिंग के स्तर का शहर बन गया है। आप जाइए किसी दिन लोनी, आपको पता लगेगा लोनी की जनता कैसे रह रही है, लोनी की जनता का दर्द जानिए।
सिर्फ वो सांप्रदायिकता के नाम पर वहां राजनीति कर रहे हैं। उन्हें वहां की जनता से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं। सड़कों पे 5-5 फुट के गड्ढे हैं, 3-3 फुट के गड्ढे हैं, हर चौराहे पे जाम लगा हुआ है। मैं परसों लोनी गया था, लोनी यू टर्न जब मड़ोला की तरफ जा रहे थे, यू टर्न पे इतने गहरे गहरे 3-3 फुट के गहरे गड्ढे थे उस पे। तो लोनी का तो मोदी नगर की विधायक हैं डॉक्टर मंजू सिवाच, वो उनमें तो कुछ अच्छा लगता होगा, तो पढ़ी लिखी विधायक हैं मोदी नगर वाली। तो चुनाव के दरमियान उन्होंने एक जाति विशेष के लिए उनका ऑडियो काफी वायरल हुआ था कि वो वर्ग कहां जाएगा, वो तो हमें वोट करेगा ही करेगा। मंजू सिवाच का कार्यकाल इतना बेहतरीन था कि शमशान घाट में 15-16 लोग मर गए थे। आपको तो ध्यान होगा। हत्याएं दिन दहाड़े हत्या मोदी नगर में हुई थी। हम गए थे वहां, हमारा कांग्रेस का एक डेलीगेशन गया था। कहीं कुछ नहीं है। मोदी नगर में आप हापुड़ रोड पे जाइए, भयंकर जाम लगता है। तिवाड़ा रोड पे जाइए, भयंकर जाम लगता है। मैं कह रहा हूं भैया, भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या नेता हो, ये सिर्फ झूठ बोल के जनता को गुमराह करते हैं। जनता ने अब इनकी सच्चाई को जान लिया है। आने वाले 2027 में इनसे हर एक चीज का बदला गाजियाबाद की जनता लेगी। ये 20 साल आने वाले नहीं है। फिर इनका झूठ, फरेब, धोखा, इसके अलावा इनकी कोई भी नहीं है। अगर कोई किसी भी आम जनता से पूछोगे, आम आदमी से पूछोगे तो कि भारतीय जनता पार्टी की क्या पहचान, वो 3 ही चीज बताएंगे, धोखा, झूठ और बेईमान। इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है काम। ठीक है आशीष भाई, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे बताइए, सही में बात सुनील शर्मा जी के बारे में आपकी नजर में कैसे विधायक है? सबसे बेहतरीन विधायक है, बिना किसी घमंड के, बिना किसी उसकी के अहंकार के, लोगों से डायरेक्टली मिलते हैं। खोड़ा की जनता को 38 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें 40 HP जो वो थी, और उसमें 4 ट्यूबवेल और 13 वार्ड में जो लाइन बिछाई जाएगी, वो पूरी योजना उन्होंने उसको स्वीकृत करवाया है। वो योजना भी धीरे धीरे अपने खोड़ा में आ रही है। लेकिन आशीष भाई, वो भी शर्मा जी व्यक्तिगत रूप से भी लोग, अगर आम जनता लोगों के पास जाती है, मैं कह रहा हूँ कि जो आप जिस योजना की आप बात कर रहे हैं, वो भी शायद अभी कागजों में ही होगी, क्योंकि खोड़ा के खुद भी 4-5 महीने पहले लोग सड़कों पर उतर धरने पर बैठे थे। काफी लंबे समय धरना चला था। खोड़ा के लोग नहीं, इनकी राजनीतिक दलों के लोग बैठे हुए थे। खोड़ा की जनता नहीं बैठी थी। आप खोड़ा की जनता को बदनाम ना करो। ठीक। दूसरी बात, सुनील शर्मा जी की अगर आप बात करते हैं, तो पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी विपक्षी दल का भी नेता अगर वहां जाएगा, उसका स्वागत, सम्मान और उससे सम्मानित रूप से वार्ता वो करने का काम करते हैं। वो किसी में कोई भेदभाव नहीं देखते हैं। वो स्वयं में पुजारी हैं, बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं। योगी जी के इतने खास मंत्रिमंडल में इतना खास विभाग देने का काम अगर सुनील शर्मा को दिया है, तो उसमें कितनी क्वालिटी होगी उनके अंदर, वो आप स्वयं उसके आंकलन लगा सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं संजीव शर्मा जी की तरफ। संजीव शर्मा जी को कार्यकाल के 2.5 साल मिले। 2.5 साल के कार्यकाल में वो जो गाजियाबाद के अंदर विजयनगर चौराया और इधर उधर के जो एरिया हैं, उसमें जो जाम लगता है, उसके निस्तारण की योजनाएं उसमें तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा लोगों के बीच में रहने का वो काम करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, और पूर्ण रूप से वो कोशिश करते हैं कि वो समस्या का समाधान हो जाए। हालांकि हो भी रहा है। ठीक। इसके अलावा अजीत पाल त्यागी जी की बात करूं, बिल्कुल सुनील शर्मा जी की 2 कॉपी है। इतने स्वच्छ छवि है, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई भी वहां पे माफिया राज नहीं है। मंजू सिवाच जी की बात करूं, मंजू सिवाच जी भी अपने स्तर पर पूर्ण रूप से प्रयास करती है। कोई भी आम जनता उनसे कोई त्रस्त नहीं है। लोगों से डायरेक्ट मिलती हैं, लोगों के बीच में रहती हैं, लोगों के घरों में जाती हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करती है। अब बात करते हैं नंदकिशोर गुर्जर की, जो रायता पिछले लोगों ने, पूर्व लोगों ने, जो माफिया थे, जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, उन्होंने फैलाया है, उसको समेटने में भी समय लगता है। और बागपत में, लोनी में ही बागपत तक का जो फ्लाईओवर बना है, वो लोनी के अंदर ही बना है, उन्हीं के इस योगदान से बना है। इसके अलावा न जाने कितनी योजनाएं लोनी में उन लोगों ने ला करके दी है। कितनी गलियों में कितने खड़ंजे, नाली खड़ंजे से लेकर के निगम पार्षद का, नगर पालिका का काम भी स्वयं नंदकिशोर गुर्जर जी खुद कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या ले सकते हो आप? ठीक है,
तो दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे सलीम भाई? आखिरी में मैं आपसे एक चीज हम्म, कहना चाहूंगा कि मंजू सिवाज जी सारे विधायकों की इन्होंने प्रशंसा करी। हम्म, आशीष जी बताना भूल गए कि हापुड़ और मोदी नगर के बीच में जो रेलवे लाइन है जिससे हापुड़ जाते हैं मोदी नगर होकर, फ्लाईओवर ना बनने की वजह से 4-4 घंटे का जाम लगता है। और अभी एक मैं इंटरेस्टेड बात आपको बताता हूँ, हम्म, प्रशंसा कर रहे हैं। एक मेरे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इंदिरापुरम में रहते हैं। वो हम्म, एक दिन मेरे पास आए और अपनी पीड़ा मुझसे कहने लगे कि यार सलीम भाई, मेरे मकान की रजिस्ट्री नहीं है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण रजिस्ट्री नहीं कर रहा, और मैंने कई बार अपने जनप्रतिनिधियों से भी गुजारिश कर ली, जबकि मैं 24 घंटा पार्टी के लिए काम करता हूं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये इनका विकास है। इतने लोगों ने करवा दिए, उसकी रिकवरी भी तो करनी थी। और उसकी रिकवरी कैसे होगी? पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्टर्ड करने का भी काम किया है। आप जीपीए की रजिस्ट्री में पूरे स्टाम्प पर शुल्क दे दीजिए, उसके बाद आगे भविष्य में रजिस्ट्रियां खोल दी जाएंगी। और पिछले 10 साल से केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार के विजन को भी और कार्यक्रमों को भी आप भली भांति देख रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि खोड़ा कॉलोनी में ये हो गया, वो हो गया। आप मेरे साथ चलें खोड़ा कॉलोनी में, मैं एक आम आदमी बन के चलूंगा और आप भी एक आम आदमी बनना। आप देखना, लोग पानी के लिए प्यासे बैठे हैं। 5-5 लाख रुपया 5-5% सूद पे लेके हैंड पंप लगवा रहे हैं, जिसे कहते हैं बोर बोर समरसीबल, तब हम्म, इकट्ठे होकर पीते हैं। ये स्थिति बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने इस गाजियाबाद की। गाजियाबाद ठीक है। एक अपना इतिहास रहा है। गाजियाबाद ने विकास के कीर्तिमान बनाए हैं। गाजियाबाद औद्योगिक नगरी के नाम से मशहूर था। गाजियाबाद ने भारत के विभिन्न हिस्सों से आए हुए लोगों को आवास उपलब्ध कराए। ये गाजियाबाद में एक कांग्रेस की पार्टी, नरेंद्र दत्त तिवारी जी का, संजय गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, कांग्रेस का एक विजन था कि जहां उद्योग बनाओ, आवास भी बनाओ। जहां आवास बनाओ, वहां वहां विकास भी करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, हम बोलेंगे झूठ, हिंदू मुस्लिम में इल्हाद और सबका विकास। शिक्षा न ठीक है, चिकित्सा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज की बहस का सार यही है कि दोनों वक्ताओं ने अपनी अपनी नजर में गाजियाबाद का विकास बता दिया है। अब ये हमारे दर्शकों की जिम्मेदारी है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या सलीम सैफी की बात से वो सहमत है या आशीष शर्मा की बात से सहमत है। मुद्दा रोज का आज के शो में इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।